सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। बुआ जी हमारा भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और जो सर्दी का ये मौसम है इसमें तो खास कर बिल्कुल स्वागत ही स्वागत है। तो नए साल की शुभकामनाएं तुमको संगीता बिटिया। जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखो भाई, जैसे कि पर्यटन स्थल पे आज जाना जरूर है। हाँ। वैसे तुम घुमा चुकी हो कुछ बातें कुछ गीत में, लेकिन स्वेटर वेटर पहन के सबको घुमा दिया ना तुमने। हाँ, तो एक बार फिर घूमने चलेंगे अल्मोड़ा आज, है ना? हाँ बिल्कुल। और क्योंकि ऐसी जगहों की बातें जो है, क्योंकि वहाँ कोहरा जो है वो बड़ा देखने को ऐसा लगता है ना बुआ जी कि बादल बिल्कुल आ गए। तो ऐसी जगहें अपने आप में बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो अल्मोड़ा की बात करेंगे। और जब ये कोहरा होता है, कोहरा छाता है, तो इससे बहुत सारी सावधानियों की भी जरूरत पड़ती है। यानी कोहरा और सावधानियां। यूं तो कोहरा बहुत मजेदार लगता है, जैसे तुमने कहा कि बादल उतर आए हैं, लेकिन जब आप खाली बैठे हों, कहीं ऐसी जगह पर हों, घूमने गए हों, तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी आपको गुजारनी है, सारे काम करने हैं, तब थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। तो सावधानियों की बात करेंगे। और कोहरे में घूमने फिरने जाना तो अच्छा लगता है। तो पिकनिक की भी बात की जाएगी क्या? श्रोता याद करेंगे और बताएंगे कि पिकनिक की उनकी क्या यादें हैं। तो वो दिन याद करो में आज हम पिकनिक की बातें करेंगे। क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं और मौसम भी कुछ ऐसा रहता है कि आपको बहुत परेशानी नहीं होती है, खाने पीने का मजा रहता है। और अगर धूप है तो भी मजा है, थोड़ी कम धूप है तो भी मजा ही मजा है ना? धूप का भी अपना मजा है जी। और आजकल जब ऊनी कपड़े बहुत पहने जा रहे हैं तो उनकी देखभाल कैसे की जाए, खास तौर से उनमें कोई दाग धब्बे अगर लग जाए तो उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, इसके बारे में हम बताएंगे। तो भाई आप बिल्कुल तैयार रहिए। हाँ, है ना? तो लापरवाही, तो दाग धब्बे जो भी हैं वो लापरवाही से जब लग जाते हैं तो फिर वो जो एक नया सापन होता है ना बुआ जी, उसमें भी फिर थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है। तो दाग धब्बा लग गया तो फिर लग गया ना धब्बा। हाँ, बिल्कुल। तो नएपन पे भी लग जाता है धब्बा। बिल्कुल। तो कोहरे से सावधानियां की जहां तक बात है, तो सेहत और कोहरा इन दोनों में बड़ा ही एक कह सकते हैं कि एक चोली दामन का साथ होता है। बिल्कुल। हाँ, और दिनचर्या जो है वो इस पर भी प्रभाव डालता है। तो जो रात के तापमान में जो गिरावट आती है बुआ जी, उसमें ये होता है कि देखिए, जैसे बादल की अभी हम लोगों ने बात करी, तो बादलों के साथ जब कोहरा मिल जाता है तो ये कुछ ज्यादा ही घना हो जाता है। तो धूप की जो किरणें होती हैं वो पूरी तरह से छुप जाती हैं, हम तक नहीं पहुंच पाती। तो इस वजह से ये सेहत पे पूरी तरह से असर करता है। तो बात हो गई सेहत की, और ख़ास तौर से जिसको दमा है, निमोनिया है, यानी जिनको भी फेफड़े से संबंधित दिक्कतें हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल बुखार, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, हवा जैसे भारी सी हो जाती है, या उसमें जो वाष्प के कण रहते हैं वो जो है वो उतने साफ नहीं रहती है हवा, तो दिक्कत होती है। तो यानी कि जो वातावरण होता है वो बड़ा सघन सा हो जाता है, भारीपन रहता है, कह सकते हैं अगर आम भाषा में हम कहें। तो घनत्व तो बढ़ा रहता है हवा का। तो ऐसे में जाहिर है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और जिसको तकलीफ है उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो ये लोग अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। और नमी के कारण प्रदूषण जो है फेफड़े तक पहुंचता है, तो सेहत खराब हो सकती है। तो एहतियात अगर बरतेंगे तो इसका सामना बड़े प्यार से कर लेंगे जी। और धूम्रपान जो है उससे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं, मतलब धूम्रपान करें नहीं, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फेफड़े होते हैं वो इस दरमियान ज्यादा कमजोर हो जाते हैं ठंड की वजह से। इसी वजह से जैसा कि आपने बताया, निमोनिया वगैरह इसकी चपेट में हम बहुत जल्दी से आते हैं। डायरिया भी हो जाता है। अच्छा, वैसे तो हम सोचेंगे जैसे फेफड़े की बात हो गई, लेकिन अगर केवल पेट में भी ठंड लग जाती है तो पेट पतला हो जाता है, यानी कि पतले दस्त होने लगते हैं। है ना? जी बिल्कुल। और शीत लहरी जिसको कहते हैं कि एक समय पे आप इस समय कह सकते हैं कि बहुत चल रही है, जोरों से है, तो शीत लहरी से बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे देखा जाए बुआ जी, तो शीत लहरी जो है उसको लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको ठंड की चपेट में समझते हैं। लेकिन शीत लहरी बिल्कुल अलग चीज है, जिसमें बहुत बर्फीली सी ठंडी सी हवाएं चलती है, उससे सावधानी जरूरी है। जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल हड्डियों तक पहुंच जाती हैं, हड्डियां तक गलने लगती हैं, हड्डियां कपा देती हैं। तो भाई इसके लिए जितने भी हो सके आप ऊनी कपड़े पहने, और ऐसे ऊनी कपड़े पहने जो खूब गर्माहट देते हों। अगर बहुत पुराने हो गए तो आप उन्हें बदल दीजिए, क्योंकि उनकी गर्माहट कम हो जाती है धुलते धुलते। है ना? तो ये ध्यान रखें। शॉल, स्वेटर आदि जैसे आपको जरूरत महसूस होती है वो पहने, दस्ताने पहने, मोजे पहने। आप ये ना सोचें कि अरे हमने जिंदगी भर नहीं पहना मोजा, हम नहीं पहनते मोजे। लेकिन एक उम्र के साथ या कभी कभी आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि आपको ज्यादा ठंड लगती है। हो सकता है इस वक्त आप ज्यादा कमजोर हो गए हो। अगर आपको ठंड लग रही है तो ये सारी चीजें पहने। टोपी जरूर लगाएं, और
उसके संग संग इस बात का भी ख्याल रखें कि टोपी और मोजा सब लगा के रात में अगर सोने में आपको तकलीफ हो रही है तो एक चीज कम भी कर लें। हाँ हाँ, और इस वक्त तो थोड़ा सा अगर तबीयत ठीक नहीं है कोहरे की वजह से तो इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखें। सैर के लिए देखिए जब हम लोग जाते हैं तो हल्की धूप अगर निकल आए उस समय जाएं तो बहुत अच्छा है। हाँ, यानी कि अगर जैसे सुबह रोज 6 बजे निकल रहे थे गर्मी में, तो ऐसा नहीं कि अब 6 बजे ही हम जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि व्यायाम वगैरह भी लोग बाहर जाकर करते हैं तो वो घर में भी कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कोहरा अगर है तो फिर ना ही जाएं तो अच्छा है, घर के अंदर अपने कमरे में कर सकते हैं व्यायाम। अच्छा, योग के बहुत सारे ऐसे प्राणायाम भी हैं जो कि कोहरे में नहीं किए जाते हैं, तो उसकी जानकारी आप जरूर रखें। सारे प्राणायाम ना करें, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो ठंडक प्रदान करते हैं, ठंडक बढ़ाते हैं, तो वो आप ना करें। घने कोहरे के कारण सड़क गीली हो जाती है, हमारे साथी लिख रहे हैं। दृश्यता कम होने की वजह से सही रास्ते का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहन की गति तेज हो तो अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर है कि जल्दबाजी किए बिना धीरे धीरे और सावधानी से वाहन चलाया जाए। और बिल्कुल इसमें तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और जो आके बाकी रास्ते होते हैं बुआ जी, उसमें भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मौसम कैसा भी है, हाँ, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या फिर तेज गति से वाहन चलाते हैं, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है और जल्दबाजी में वाहन न चलाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। और वही उन्होंने भी लिखा है कि ओवरटेक करने की बजाय उचित दूरी को फॉलो करें। वाहन मालिक एवं चालक अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। खासतौर से ट्रक या टेम्पो चालक किसी भी होटल या ढाबे के आगे वाहन को सड़क पर खड़ा न करें, क्योंकि पीछे आने वाला जो वाहन होता है उसकी गति जरा भी अनियंत्रित हुई तो वो ठोकर लग सकती है या बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और हो रही है। जी जी। और बुआ जी एक इसी बात से एक बात याद आई कि जो हाईवेज होते हैं उनके किनारे जो ढाबे बने रहते हैं या जो चाय की दुकानें बनी रहती हैं, उसमें लोग बिल्कुल बाहर की तरफ सड़क की तरफ आकर चाय पीने लगते हैं या बातें करने लगते हैं बिल्कुल सुबेरे। तो कोहरे के समय उस समय भी बहुत सावधान रहें, क्योंकि जो गाड़ियां आती हैं अगर वो किसी तरह से इम्बैलेंस होती हैं तो हो सकता है कि वो लुढ़क कर या ब्रेक फेल या कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि ड्राइवर को ठीक तरह से दिखाई ना दे रहा हो उस समय, या कुछ गफलत का माहौल भी हो सकता है। तो तुरंत से अगर गाड़ी उतरे तो आप बिल्कुल ढाबे के किनारे और सड़क दोनों के एकदम करीब ना खड़े हों, हट करके खड़े। हाँ, या क्योंकि दृश्यता कम रहती है, उतनी तेज रोशनी नहीं रहती, और कभी कभी क्या होता है कि वाहन के शीशे पर थोड़ा सा भाप सी आ जाती है, तो अचानक से कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो भाई जान है तो जहान है, तो आप स्वस्थ रहें और इस बात का भी ख्याल रखें कि गीत भी गुनगुनाते चलें। जी। देखो, ऐसा है ना कि हमारी जो बहनें हैं खास तौर से वो पानी में ज्यादा काम करती हैं, मन हो नहीं हो तकलीफ हो तो भी काम तो करना है और जरूरत भी है परिवार की, तो जरा सा वो ज्यादा ख्याल रखें। बीच बीच में आराम कर लें, गर्माहट अपने हाथ और पैरों में लाएं, उसके लिए जरूरत पड़े तो गर्म पानी में हाथ डालकर बैठ जाएं, पैर डाल के बैठें। अगर बहुत आपको ठंड लग रही है किसी को भी तो ध्यान रखें, और जैसे एकदम से कोहरा है तो भी वही, जैसे कि बिल्कुल रसोई घर में न घुस जाए, पानी का काम करने न लगे, है ना। तो कोहरे का असर तो सभी के ऊपर होता है। होता ये है बुआ जी कि काम करेंगी तो जिस समय खाना बनाना है तो वहां तो गर्माहट है चूल्हे की, और उसके बाद तुरंत निकल करके बाहर आंगन का काम करना है, तो इस वजह से सर्द और गर्मी दोनों जो गलत तरीके से असर करती है। तो एकदम से गर्मी से सर्दी में आना और सर्दी से गर्मी में जाना जो है वो नुकसानदेह होता है, तो ख्याल रखें। बच्चों को खुले में न नहलाएं, खासतौर से कोहरा वगैरह छट जाए, अच्छी गर्माहट आ जाए तब तेल मालिश करके तभी नहलाएं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, और खासतौर से जो बीमार लोग हैं वो ज्यादा एहतियात रखें। बुजुर्ग और बच्चे, जी जी, बुजुर्ग नहीं, और कोई जवान आदमी बीमार है तो नहीं तो वो भी अपना ध्यान रखे, है ना, तो वो भी ध्यान रखें। और वैसे संगीता बिटिया अभी ये भी कह रही थी कोई यात्रा पर न जाए, जबकि अल्मोड़ा अभी घुमाएंगी, है ना। नहीं, बिल्कुल जाए और साथ ही एहतियात भी बरतें, यानी कि जो ऊनी कपड़े हैं ना वो हम कैमरा वगैरह तो बहुत ध्यान देते हैं बुआ जी कि ये रहना चाहिए क्योंकि इससे फोटोग्राफी होनी है भाई, और सारे कपड़ों का ध्यान देंगे, लेकिन ऊनी कपड़ों का ध्यान खास देना चाहिए, खास देना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि भाई जब फोटोग्राफी हो रही है तो जो गर्म कपड़े हैं उसको किनारे कर देते हैं कि फोटो पे कहीं असर ना पड़े, लेकिन गर्म कपड़ों की अपनी अलग खूबसूरती होती है, और वो भी जो लोग होते हैं पहनते हैं उन्हें खूबसूरत बनाते हैं, तो उसे पहन करके अच्छे से फोटो खींचेंगे। लेकिन अगर दाग धब्बा लगा हुआ तो कहाँ से खूबसूरत बनाएंगे, ये बताओ तो। नहीं, तो दाग धब्बे बिल्कुल हटाना कैसे है वो हम बताएंगे ना। हाँ जी, तो नमी से तो सबसे पहले दूर रहना चाहिए। हालांकि मौसम ऐसा है तो जो वुलन कपड़े होते हैं वो नमी अपने आप ही सोखते रहते हैं, तो जब उसे रखें तो पहली बात धो के सुखा के अच्छे से अलमारी में जब रखें तो ये भी ध्यान दें कि पहले अखबार उस पर बिछा लें, उसके बाद रखें, ताकि जो नमी हो वो
सोख लेगा, हाँ अखबार सोख लेगा। क्या बात है जी। और धूप में अच्छे से सुखाएं पहले। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नहाने वहाने गए तो बस कपड़े बदले तो वहां पर टांग दिया स्वेटर को, फिर कोई और आ रहा है तो फिर पानी के छींटे आ गए, या खुद के भी पानी के छींटे आए तो अरे पानी के छींटे ना आए तो भी जो वाष्प उड़ते हैं ना, हवा उड़ती है, उसमें जो वाष्प के कण होते हैं, पानी के जो कण होते हैं बहुत बारीक, जो पता नहीं चलते, वो ठंडा कर देते हैं और बल्कि वो ऊनी कपड़ों में लग जाते हैं, तो उसमें ठंडक सी भी आ जाती है। जी बिल्कुल। और फिर सूखते भी नहीं है जल्दी। जी। तो कोशिश करें कि उसे हटा दें। और ये तो हमारी वैसे बहनें और हमारे सभी साथी जानते होंगे श्रोतागण कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ऊनी न धोएं, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, गीले होकर ये और कमज़ोर हो जाते हैं। जहाँ की सूती कपड़े जो भीगते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन ऊनी कपड़े जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और बहुत सॉफ्ट जो लिक्विड होते हैं, डिटर्जेंट्स, साबुन, उनका प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं ना। हाँ जी। और ब्रश भी इस पर ना लगाएं, गर्म पानी से बिल्कुल ना धोएं, और स्टीम आयरन से प्रेस करने से कहते हैं बुआ जी कि ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस पर एक मतलब सूती का कपड़ा बिछा लें, हल्का सा, जैसे दुपट्टे वगैरह होते हैं वैसा बिछा लें, या फिर कोई मलमल का कपड़ा बिछा लें, फिर उसको प्रेस करें। और जब रखते हैं बॉक्स में तो फिर उसमें थोड़ी नीम की भी पत्ती डाल। नहीं, अभी कहाँ बॉक्स में रखेंगे, अभी तो हम लोग फरवरी में तक पहनेंगे ना, है ना। अभी तो जब धोने की बात करेंगे तब देखो रीठे के पानी से भी जो है वो अच्छा हो जाता है। रीठे को पानी में उबाल लें, लेकिन हाँ उसके लिए ध्यान रखें कि सफेद रंग के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े न धोएं, और कोशिश करें कि रीठे के पानी से जो धोते हैं तो थोड़ा सा गाढ़े रंग के जो कपड़े हैं उनको धोएं, बहुत चमक आती है, अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो रीठे का पानी भी वैसे ही रहता है, उसका रंग वैसा रहता है, तो सफेद कपड़े खराब हो, थोड़े से डल पड़ जाते हैं। अच्छा, फिटकरी जो होती है बुआ जी, उसे भी डिटर्जेंट में मिलाकर थोड़ी सी अगर धोएं तो फिर रंग उससे नहीं छूटता। सिरका, नींबू, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कुछ बूंदे अगर पानी में डालें तो कपड़ों में चमक आ जाती है। ऊन जो होता है वो चमकदार रहता है, चमकदार हो जाता है, उसके रेशे चमकने लगते हैं। लेकिन जब रंग भी चलो, लेकिन तुमने जैसे कहा कि ब्रश ना मारे, अब जब उसमें कुछ लग गया, जैसे फल का दाग लग गया, कुछ और लग गया, कुछ दाल वाल चिपक गई, तब क्या करें? तो फिर कपड़ा एक हल्का सा बिछाएं, उसके बाद उसको रगड़ने की कोशिश करें। जी जी। और चाय कॉफी का दाग अगर हो तो? हाँ, चाय कॉफी का दाग हो तो भी उसे ग्लिसरीन से छुड़ा देना। ग्लिसरीन से छुड़ा दे। तुमने अभी बताया था भाई हमको, हमने तो याद कर लिया, इसलिए हमने सोचा कि देखे तुमने हमें बता दिया, तुम्हें याद है कि नहीं। जी बिल्कुल। और ऊनी कपड़ों को जब हम रखते हैं बुआ जी, वैसे भी अगर सुखा कर रखें तो थोड़ा सा बॉक्स में या अलमारी में कहीं भी जहाँ रखना है, तारपीन का तेल हल्का लगा दे तो उससे भी वो खराब नहीं होते, अच्छे रहते हैं। चंदन का बुरादा पोटली में रखेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। अच्छा, सुगंध आती है, अच्छी सुगंध आती है। चलो ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगर हम बात, जैसे तुमने बताया था ना कि वही हमने बताया कि चाय कॉफी का अगर दाग धब्बा लगा है तो ग्लिसरीन से साफ कर सकते हैं। ऐसे ही और भी तरह तरह के दाग लग जाते हैं, जैसे फल के दाग लग जाते हैं तो उनको सिर्फ आप नमक लगाकर भी छुड़ा सकती हैं। और अगर फिटकरी पीस कर थोड़ा सा बुरक देंगे तो कीड़े वगैरह उनके भी असर नहीं रहते हैं। फल के दाग हो तो नमक से छुड़ा सकते हैं, इंक के दाग है तो टमाटर का रस, और तेल का दाग अगर लगा है तो दही उस पर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद धो लें। अच्छा, मतलब तेल का दाग हो तो दही से छूट जाएगा। जी। और जैसे कि हमने कहा कि चाय और कॉफी का दाग ग्लिसरीन से छूटेगा, तो गिरने से पहले जैसे गिरे तो तुरंत कपड़ा पानी में भिगो दे और चीनी छिड़क दें, और फिर उसे धो दें, भी हो जाते हैं, साफ हो जाता है। हाँ, हो जाते हैं जी। और रंग बरकरार रखना है तो थोड़ा सा पानी में नमक डालकर धोएं। अमोनिया की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं, इससे जो पसीने की या कपड़ों की जो बदबू रहती है वो भी चली जाती है। सिरके के पानी से भी धोने से जो ऊनी कपड़े हैं वो खासकर खिले खिले से रहते हैं, कीचड़ का दाग भी उससे चला जाता है। हाँ। रोए जो होते हैं वही तो ऊनी कपड़ों की खूबसूरती होती है, कह सकते हैं ना। तो भाई जाहिर है कि पहले ही हम बता चुके कि ब्रश न लगाएं और रात में पहन कर इसको न सोएं, और फिर ठंड लगेगी तब ठंड लगेगी तो रोए वाले जो अच्छे कपड़े हैं वो ना पहने, जो घर में पहनने वाले उसको पहने। हाँ। और बहुत सारे लोग तो इसको उल्टा पहन लेते हैं, पता है। हाँ, तो ऊपर जो रगड़ नहीं खाता, कहने जा रही तो हम लोग को नहीं बताया, चोरी कर गई तुम। नहीं, वो उल्टा करके भी बहुत सारे लोग पहन लेते हैं, बल्कि हम लोग भी कभी कभी पहन ही लिया। जी हाँ, जो अच्छे कपड़े होते हैं, कहीं आप बाहर गए हैं नहीं बदल सकते तो आप उसको उल्टा करके पहन लेते हैं, तो उसकी जो रौनक है वो बनी रहती है। तो बहुत सारे प्रयास होते हैं, हम लोग जैसे धोते हैं तो उसको ऐसे फैला कर न धोएं, फैलाते समय थोड़ा सा
सा ख्याल रखें। उसको लटका कर ना धोएं, नहीं तो पता लगा कि सुखाते समय जब फैला देते हैं ना तो वो लटक जाते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, 32 का 36 हो जाता है। तो भाई इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, कागज़ पर फैलाएं। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे हमारे ख्याल से हमारी बहनों को पता होंगी, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और ख़ास तौर से जिस समय धोते हैं उसके पहले अगर कोई फंदा आदि गिर गया है तो वो तो हम बाकी कपड़ों के लिए जैसे है कि उसकी मरम्मत कर लें तभी धोएं, है ना। वादी कश्मीर का जो नज़ारा होता है बुआ जी, वो तो अपने आप में बड़ा लाजवाब होता है। लेकिन कश्मीर की ही तरह बहुत सारे पहाड़ी अंचल भी हैं जिनका नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो ऐसी ही एक जगह है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा चले घूमने? चलो चलो। तो प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरत पर्यटन स्थल अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान पर बसा हुआ है। दिल्ली से लगभग 365 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 415 किलोमीटर की दूरी यहाँ आने वाले तय करते हैं। अल्मोड़ा जिले के पौराणिक साक्ष्य भी हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार बुआ जी कौशिकी यानी कोसी और शालमाली सुयाल, जो सुयाल कही जाती है, ये नदियां हैं और इनके बीच एक पावन पर्वत है जो अल्मोड़ा नगर का पर्वत कहा जाता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार इसी पर्वत पर हुआ। शुंभ और निशुंभ नामक दानवों के वध की कथा भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। प्राचीन युग से ही अल्मोड़ा का धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व है। इतिहासकारों के अनुसार चंद राजवंश के राजा बालो कल्याण चंद ने 1563 से 1568 के बीच अल्मोड़ा को आलम नगर के नाम से बसाया था और चंपावत नंद वंश की राजधानी हुआ करती थी। और फिर कल्याण चंद ने बाद में आलम नगर अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बना लिया। हाँ, और 1563 से 1790 तक अल्मोड़ा का चहुमुखी विकास होता रहा। धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी समस्त कुमाऊं अंचलों में अल्मोड़ा प्रथम रहा। 1790 ईस्वी के आसपास यहाँ फिर आक्रमण होने लगे और गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल और इससे सटे इलाके में अपना आधिपत्य स्थापित किया। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इस इलाके पर पड़ी और 1814 में आंग्ल गोरखा युद्ध छिड़ गया, जो गोरखाओं द्वारा बड़ी बहादुरी से लड़ा गया। लेकिन 1816 में एक लंबे युद्ध के बाद कंपनी शासन यहाँ स्थापित हो गया। लेकिन गोरखा आज भी बहुत प्रसिद्ध है, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, और अभी भी उनकी पहचान ऐसी ही है कि बहुत वीर होते हैं। जी। अल्मोड़ा की खूबसूरती सभी को आकर्षित करती है। समुद्र तल से 1646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह शहर है। पहाड़ी के दोनों ओर पर्वत चोटी पर बसा हुआ है। कल कल करती कोशी और सुयाल नदी अपनी विस्तृत दूधिया धाराओं के साथ नगर के नीचे से होकर बहती है और अल्मोड़ा कुमाऊं हिमाचल के एक घोड़े की काठी के आकार की जो पहाड़ी चोटी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। चोटी के पूर्वी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तेलीफट। और पश्चिमी भाग को सेलीफट ये कहते हैं। बात है। तो इस तरह से ये दो तरफ है और चोटी के शीर्ष पर जहाँ पर तेलीफट और सेलीफट जुड़ जाते हैं, अल्मोड़ा बाजार यहीं स्थित है। अत्यंत प्राचीन ये बाजार सुंदर कटे पत्थरों से बनाया गया है। कोटा स्टोन यहाँ लगे हुए देखे जा सकते हैं जो अल्मोड़ा के थाना बाजार से लाल पत्थर तक देखने को मिलते हैं। चौक बाजार भी यहाँ का प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा के लाल बाजार जो गीत हैं यहाँ के प्राकृतिक भाषा का बहुत खूबसूरत गीत है। लाल बाजारुआ भी कहते हैं यहाँ की भाषा में। यहाँ बहुत पुरानी दुकानें हैं जो हमेशा लोगों से गुलजार रहती हैं। मिठाइयाँ यहाँ की बहुत प्रसिद्ध हैं। बाल मिठाई यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, 100 साल पुरानी है। हाँ। जी, ये लाल पेड़े जैसी होती है, बर्फी के आकार में, और उसके ऊपर छोटी छोटी ना मीठी गोली जैसी जो होती है ना, होम्योपैथिक की दवा, वैसी गोलियां चिपकी रहती हैं। मतलब उस मिठाई के ऊपर मीठी गोलियां चिपकी रहती हैं, सफेद सफेद, और अंदर गाढ़े मरून रंग की बर्फी और उसके ऊपर ये सफेद गोलियां चिपकी रहती हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है। अंदर का खोआ बिल्कुल लाल रंग का पका हुआ रहता है। तो बहुत सुंदर होती है। और भी मिठाइयाँ यहाँ की प्रसिद्ध हैं। सिंघोड़ी है, चॉकलेट की मिठाइयाँ हैं, ऐसे ही मालू के पत्ते में लपेटी जाती है। हाँ, ये मिठाई सिंघोड़ी जी। तो मालू का कोई पत्ता जो है उस पर लपेट करके जब इसे परोसा जाता होगा, जब दिया जाता होगा या डब्बे पर पैक किया जाता होगा तो इतना खूबसूरत लगता होगा बुआ जी। तो ये तो बड़ी खास चीज हो गई यहाँ की। और जैसा आपने बताया कि जो बाल मिठाई है इसमें खोए और चीनी से शायद इसे पकाया जाता है। तो वही तो बताया इसमें कि उसके बाद
हाँ, तो उस तरह से। और कुछ जो आपने कहा सफेद गोलियां, तो इसमें पोस्ते के दाने भी कई बार चिपकाए जाते हैं। आजकल गोलियां चिपकाते हैं, पहले पोस्ते के दाने जरूर चिपकाते रहेंगे, लेकिन अब मीठी मीठी वो गोलियां चिपकी रहती हैं, तो मीठे पर भी मीठा हो जाता है, तो 4 चांद लग जाता है। हाँ, तो समय बदल गया, तो उस हिसाब से मिठाइयों का जो स्वरूप होता है वो भी बदलता चला जाता है। और तांबे और पीतल के बर्तन और अन्य जरूरत की चीजें, मुलायम ऊनी कपड़े और हाथ से बने कपड़े, शॉल, खिलौने, ये सब चीजें भी मिलती हैं यहाँ के बाजार में। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है यहाँ पर। प्राचीन विशालकाय यक्ष प्रतिमा है इनकी, शुकनाश की प्रतिमा है, काष्ठ कला से निर्मित चौखट है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और ऐसे ही देवालयों के स्थापत्य के भी जो है ना रंगीन छाया चित्र हैं। इसमें सूर्य मंदिर जो है वो प्रमुख है। और यहाँ लोगों को उत्तराखंड की वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का भी पता चलता है, और सुदूरवर्ती इलाकों में रह रहे जनजातीय लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो बहुत अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं वो भी यहाँ सजा कर रखी गई हैं। तो इन वस्तुओं के बारे में बताएंगे बुआ जी। देखो, जैसे कि तुम बता रही थी संगीता की चांदी के आभूषण यहाँ पर होते हैं, जैसे झावर, कुर्चा, पायल, केश चिमटी इत्यादि होते हैं। जैसे ऐसे ही पारंपरिक काष्ठ बर्तन भी कुमाऊं के होते हैं, जैसे पाली, यथा, डोबिया, हड़पी, ये सब भी होते हैं। अच्छा, एक बात है, जो आज हम लोगों ने जैसे कोहरे की बात की, तो हमारे एक साथी ने लिखा कि ठंड में हमारे उंगलियां सूज गई हैं, तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो कोई सामाजिक कहानी लिखेंगे जब थोड़ी सी उंगलियां ठीक हो जाएंगी, तो ये तो कोहरे का असर हो जाता है। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि कैसे कैसे चीजें प्रभावित करती हैं। तो इन्होंने लिखा है, जैसे अल्मोड़ा से इनको याद आ रहा है, लेखिका शिवानी जी ने अपने उपन्यास में अल्मोड़ा शहर का बहुत ही जिक्र किया है। उनकी उपन्यास की नायिका अल्मोड़ा की बेहद ही खूबसूरत हसीन हुआ करती थी। आज आप अल्मोड़ा घुमा रही हैं हमें, उनके लिखे हुए खूबसूरत वादियां और नज़ारे याद आ रहे हैं, पहाड़ी व्यंजन, आलू के गुटके, पीले रायते, ये सब याद आ रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। और हमारे एक साथी जो अल्मोड़ा के पास रहते हैं नैनीताल में, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हम अल्मोड़ा तक पहुंचे हैं तो नैनीताल तक भी पहुंचेंगे। और ये भी लिख रहे हैं कि ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा को। हाँ, तो देखिए हमारे श्रोताओं ने भी ये बड़ी अच्छी सी जानकारी दी, इसके लिए भी इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और भगवान विष्णु की प्रस्तर प्रतिमा, हरिहर नरसिंह प्रतिमा, प्राचीन सिक्के, ब्रिटिश काल के सिक्के, कुछ पांडुलिपियां भी यहाँ हैं बुआ जी। और देवी की प्रस्तर मूर्तियां, गंगा की मूर्ति, माँ गंगा की मूर्ति, उमा महेश्वर प्रतिमा, पुस्तकालय भी यहाँ के परिसर में है। और ये संग्रहालय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 तक खुला रहता है, और जो दूसरा शनिवार आता है और रविवार, यानी कि सेकंड सैटरडे और संडे, ये संग्रहालय बंद रहता है। और ये संग्रहालय माल रोड अल्मोड़ा में स्थित है। तो जरूर जाएं यहाँ पर और समय आदि देख कर जाएं। अल्मोड़ा अगर कहा जाए इतनी खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है कि हम ये कह सकते हैं ना कि उत्तराखंड का एक छुपा हुआ रत्न है। हाँ, चमकदार रत्न। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर ही हिरण पार्क है, पाइन, चीड़ और ओक के घने जंगल हैं यहाँ। हिमालयन ब्लैक बेयर भी यहाँ देखने को मिल सकता है आपको। तेंदुआ, हिरन, बारहसिंघों और अन्य वन्य प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। हाँ, और यहाँ बहुत अलग अलग जगह भी हैं जहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए। ऐसे में सिमटोला एक बड़ी सुंदर सी जगह है, घोड़े की नाल के आकार का कुछ यहाँ का इलाका है, और जो धुंधली घाटियों वाला स्थान है, पिकनिक स्पॉट है ये, जो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो देवदार के पेड़ जो हैं वो सिमटोला की शान बढ़ाते हैं जी। और इसी तरह से कटारमल सूर्य मंदिर है, हमारे साथी ने भी ये लिखकर भेजा है। 9वीं शताब्दी में कान्यूरी राजा कटारमल द्वारा बनवाया गया और प्राचीन स्थापत्य शैली का ये बेशकीमती नमूना है। इसे बादादित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और जागेश्वर मंदिर समूह भी यहाँ पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यहाँ का माना जाता है। कात्यूरी राजाओं के काल में मंदिरों का ये निर्माण हुआ, इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, जो गुप्त साम्राज्य के दरमियान माना जाता है कि बनाया गया। इसी कारण इस मंदिर में गुप्त साम्राज्य के स्थापत्य की झलक भी देखने को मिलती है। और कुल मिलाकर लगभग 250 मंदिर हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं। बहुत सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमा है, बहुत सुंदर अलंकृत है। मंदिर निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ियों का प्रयोग किया गया, जैसे इसीलिए हमारे साथी ने लिखा कि ताम्रनगर भी कहा जाता है। और कुदरत के रमणीय नज़ारे यहाँ तो देखे ही
देखते बनते हैं। पुराणों के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान शिव और सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। जी, तो ये जगह बड़ी मनोरम और बड़ी शांत भी होगी बुआ जी। हाँ, और कासार देवी का मंदिर भी है। कुबड़ा पहाड़ियों में बसा हुआ ये मंदिर है, जहाँ स्थानीय देवी कासार देवी के नाम पर है। इसके अलावा नंदा देवी मंदिर एक प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसे बुराई का नाश करने वाला भी कहा जाता है। नंदा देवी मंदिर देवी दुर्गा के अवतार नंदा देवी का है। ऐसे ही लखुदिया दीवारें है ना, ये बरेचीना गांव में है, जो इतिहास का अद्भुत नमूना है। और इसमें पाषाण युग के समय के प्रारंभिक व्यक्ति के जीवन को दर्शाया गया है। ये क्षेत्र अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं में जानवरों और मनुष्यों के चित्र हैं। काले, लाल, सफेद रंग में भी कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं, उंगलियों से खास तौर से। और भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक चट्टान है, जो मानव इतिहास की धरोहर कही जा सकती है। जागेश्वर की पहाड़ियों में पर्यटन जो है का एक खास आकर्षण जो है वो ट्रैकिंग का भी है। तो यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग कर सकते हैं। हरे भरे घास के मैदान हैं, इनकी ढलान के नज़ारे बिल्कुल अनोखे होते हैं। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि अल्मोड़ा में बनने वाले ट्वीट के कपड़े की खासी डिमांड है देश और विदेश में। ये भी इन्होंने जानकारी दी। जी जी जी, तो ये कपड़े तो जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखते हैं बुआ जी, और खास करके जाड़े में जो परिधान मिलते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले होते हैं। तो चलो चलेंगे, इस बार खरीद के लाते हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो भाई देखो, ऐसी जगह जब हम घूमने जाएंगे, जैसे कि हमने अभी बात की चंपावत चंदवंश की राजधानी हुआ करती थी अल्मोड़ा, उसको घुमा हमने। और कत्यूरी राजवंश जो थे, मतलब उन लोगों ने कुछ निर्माण करवाए। तो मतलब बहुत सारी इतिहास समेटा हुआ है इस जगह ने ना, अल्मोड़ा ने पूरा का पूरा सागर कह सकते हैं। जी हाँ जी। तो ये सब चीजों के बाद तो मन करता है बस यहीं रम जाओ, यहीं बस बैठ जाओ। हाँ, वैसे भी कभी कभी सोचते हैं कि पहाड़ी अंचलों के जो मतलब इलाके हैं वहाँ चला जाए। हाँ, वहाँ चला जाए, वहाँ घूमा जाए। तो अभी तो घूम के आई हो, फिर कह रही हो घूमा जाए दिन रहा जाए। नहीं मतलब हमेशा के लिए बस जाए, हमेशा के लिए बस जाए। तो फिर घूमने कहाँ जाएंगे? फिर यहाँ घूमने आएंगे, वहीं घूमते रहेंगे अगल बगल। फिर लेकिन नहीं, वहां पर भी जो लोग रहते हैं या वहां पर रहेंगे भी अच्छी जगह पे, तो फिर एक दिन के लिए कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं ना, जैसे पिकनिक मनाने जाना ही पड़ता है ना। क्योंकि हम जहाँ रहने लगते हैं वहां से थोड़ा सा फिर बदलाव चाहिए, तो इसीलिए पिकनिक मनाते हैं। हाँ, उसी जगह पे तो मनाते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि वहीं जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे बस। तो पिकनिक मनाने चलो फिर। हाँ, तो हमारे श्रोताओं ने भी याद किया है कि भाई पिकनिक किस तरह से और कब कब मनाया करते थे। वैसे बुआ जी, आपकी यादें भी होगी पिकनिक को लेकर? अरे बहुत जबरदस्त है, लेकिन हालांकि हमारे साथी ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि पिकनिक जाने का रिवाज इसीलिए बना होगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा धूप में रहें, सेहत बनाएं, एक साथ रहें, हंसी मजाक होता रहे, प्रकृति के करीब रहें, स्वस्थ रहें, खूब खाएं और मस्त रहें। और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, नहीं बुआ जी? अरे यही तो सबसे बड़ी बात है, एक संग जब रहते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ, है ना? जी। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो इन्होंने याद भी किया है पिकनिक के स्पॉट्स को लेकर के। क्या? एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि हम पिकनिक के लिए अपने विद्यालय स्टाफ के साथ सरिस्का बाग अभ्यारण्य गए थे। अच्छा। पहले से ही बाघ और शेर देखने के लिए कैंटर सफारी बुक करवा लिया था। तय समय हम पहुंचे, 3 घंटे तक खुले कैंटर में बैठकर जंगल की सैर की, और फिर खुली जीप थी ये, उसको चलाने के अतिरिक्त एक आदमी और बैठा जो चला रहे थे उनके अतिरिक्त, और वो बंदूक गाइड जैसे रहे होंगे। हाँ, बता रहे होंगे। हाँ। और उस क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी भी दे रहे थे और बताते जा रहे थे कि ये देखो ये शेर के पैरों के निशान है और मिट्टी में दिख रहे हैं, तो इधर उधर शेर होंगे। और इन्हें भी बड़ा डर लग रहा था, इन लोगों को भी। तो पेड़ के पीछे अचानक से शेर हमला न कर दे, लेकिन शेर नजर नहीं आया। ऐसा इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, परंतु जो सरिस्का टाइगर रिजर्व में हमने जंगली बिल्ली, धारीदार हिरन, गोल्डन जैकल, चितल, सांभर, नील गाय, चिंकारा और भी बहुत सारे जानवर इन्होंने वहां पर देखे। फिर वहां राजा भरतरी की गुफा और पांडुपोल गए, जहां पर पौराणिक कथा के अनुसार पांडव भाइयों ने अपने निर्वासन के समय यहाँ शरण ली थी। और वो सब देखकर सभी खाते पीते अंताक्षरी खेलते हुए रात 9 बजे घर पहुंचे। तो समय का तो नहीं पता चलता बुआ जी। बिल्कुल पता नहीं चलता। और बहुत सारे लोग तो ये तो खैर ऐसी जगह गए थे जहाँ कैंटीन वगैरह रही होगी, लेकिन कुछ लोग जाते हैं, वहीं पकाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं और फिर
चले आते हैं। हाँ, सब साज सज्जा सारा सामान लेकर जाते हैं। और पहले एक तरह की डलिया हुआ करती थी ना बुआ जी, जो बेंत की बनी हुई होती थी, ताकि उसमें कोई जो सामान रखे वो हिले डुले नहीं। हाँ, थैले में रखेंगे। पिकनिक में देखी जाती थी। पिकनिक में देखी जाती थी। फिर ऐसा सेट भी आता है जिसमें कि एक छोटे से बास्केट के बराबर ही जो हो डलिया, उसी में खाने के मतलब 12 तरह की कटोरी, प्लेट, सब चम्मच सब उसी में आ जाती है। तो बड़ा चीजें आ जाती हैं ऐसी। तो ऐसे ही साथी ने यह भी लिखा है कि एक बार पिकनिक पर अपने साथी पुलिस पदाधिकारियों के साथ गया था, कहीं मैथन डैम की बात की है। 1982 में धनबाद में मैथन डैम, हाँ मैथन डैम की बात कर रहे हैं, पदस्थापित हुआ यूं कि जब हम लोग खाना खाना शुरू नहीं किया था कि अचानक बगल में जोर से हल्ला हुआ, तो पता चला कि एक लड़का डैम के पानी में नहाने के क्रम में डूब रहा है। मैं बिना परवाह के पानी में कूदकर उसे बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में ले जाकर उसकी जान बचाई। मेरी तो पिकनिक बेकार हो गई, लेकिन अगले ही दिन मेरे एपी साहब ने कार्यालय में बुलाकर पुरस्कृत किया। वहाँ वही लड़का अपने माता पिता के साथ मौजूद था। इस पिकनिक को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो बात बिल्कुल सही है कि भूलने वाली तो बात नहीं है, बल्कि याद रखने वाली बात है। और बुआ जी मैथन डैम की इन्होंने बात करी, हाँ। तो मुझे भी एक बात याद आ गई कि हम सब भी गए थे पिकनिक में। हाँ, मैथन डैम। अच्छा? ये स्कूल की तरफ से हम लोग गए थे जी। तो ये यादें बड़ी अच्छी हैं। और पिकनिक की जो यादें होती हैं वो साथ साथ जो अपने सहेलियों हैं और जो सखा हैं उनकी भी यादें बहुत ताज़ा हो जाती हैं। हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि परिवार के साथ कहीं भी जाना काफ़ी उत्साहवर्धक और सुरक्षात्मक होता है। जब पिकनिक की बात हो तो क्या कहने, बच्चे तो अक्सर बाहर घूमने के लिए कहते रहते हैं, कभी स्कूल की तरफ से तो कभी कॉलेज की तरफ से, लेकिन माँ बाप जिंदगी की भागदौड़ में खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। ऐसे में हम परिवार के साथ पिकनिक मनाने के बहाने ही सही उन्हें थोड़ा खुश होने का मौका दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। पिकनिक का इंतजार हम बच्चों को हमेशा रहता था। दिसंबर के महीने में स्कूल की तरफ से ले जाया जाता था। कॉलोनी वाले भी साल में एक बार जरूर पिकनिक जाते थे। वहीं जाकर भोजन बनाया जाता था, आलू पूरी। बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन। ये हमारे साथी ने साझा किया भाई। जी जी, तो ये तो दिन सभी को याद आते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है भाई। उस समय ऐसा होता था बुआ जी कि सब आपस में ही बना लिया करते थे। किसी को टमाटर लाना है तो किसी को प्याज लाना है, तो किसी को आलू लाना है, किसी को आटा लाना है। कुछ इस तरह से भी बच्चे आपस में बांट लिया करते थे। हमारे एक साथी ये भी साझा कर रहे हैं कि हम तो कहीं भी नहीं जाते घूमने चाह कर भी, क्योंकि हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो जी घूमने लगता है। सुनते हैं विविध भारती का और बुआ जी का, जिनके सौजन्य से मुफ्त में घर बैठे ही पूरी दुनिया घूम लेते हैं। तो चलिए ये भी अच्छा तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इन्होंने जो अपनी बात रखी। पिकनिक की राहों में भी बड़ा सहारा होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। पिकनिक की राहों में खासतौर से अंत्याक्षरी बहुत खेली जाती है और गीत और गीत ही सुने और गाए जाते हैं जी। तो हम भी एक बात गीत अभी और सुनेंगे जरूर, समझ गई? हम तुमसे पहले ही फरमाइश कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे हमारे एक साथी ने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। पहले पिकनिक बनाने पहाड़ी स्थल जाते थे, अब लोग रिसोर्ट जाते हैं। समय समय का फेर है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि समय समय का फेर है। लेकिन फिर हम बात कहेंगे कि पिकनिक की बातें आपने याद की, लेकिन हाँ अब जो समय है उसमें कहीं भी कुछ गंदगी ना छोड़ कर आए, इस बात का ख्याल रखें। जो प्राकृतिक वातावरण या जहाँ आप जा रहे हैं उन सब जगहों पर उसको वैसे ही छोड़ कर आए जैसे कि जब आप गए थे, जैसा था। अच्छे और जैसे अभी इन्होंने डैम की बात की, वहां पर मैथन डैम की, हाँ। तो वहां पर इस तरीके की दुर्घटना कभी आपके साथ न हो जाए, इन सब चीजों का ख्याल रखें। सेल्फी के चक्कर में बहुत हो जाता है। हाँ बुआ जी, होता यूं है कि जो पानी की जगह होती है, डैम जो मैंने भी देखा हुआ है, तो यहाँ बिजली तैयार की जाती है बुआ जी। तो इसमें भी बड़ा खतरा रहता है कि ऐसी जगहों पर अगर बच्चे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो कोई किसी बड़े का होना बहुत जरूरी होता है। या तो फिर अभिभावक रहें या साथ में कोई बड़े रहें, या तो फिर स्कूल के शिक्षक वगैरह रहें। तो ये दोनों तरह से हो जाती है। अगर स्कूल की तरफ से जाए तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बताते हैं कि भाई यहाँ इस तरह से बिजली बनती है, दिखाते हैं। अरे तो देखो ना, स्कूल के समय के गए हुए जो भी स्थान हैं वो सब चीजें याद हैं, एक एक पल याद रहते हैं, तो सजीव हो जाते हैं। अब जैसे अल्मोड़ा अगर आप कभी गए होंगे स्कूल के समय से, तो आपको ये सारे जितने मंदिरों की बातें हमने की, वो सब चीजें आपको याद रहेंगी, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और पिकनिक के स्पॉट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कुछ आपस में जो लोग घर परिवार के होते हैं, अगर एक बार अगर सोच लिया जाए कि हाँ चलिए पिकनिक जाना है, तो सब एक साथ आने का भी सबको मौका मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साथ नहीं आ पाते या साथ समय नहीं दे पाते, नहीं है ना जी। हाँ। तो कुछ ऐसे पहले समय हुआ करते थे, इस तरह के जो आयोजन हुआ करते थे बुआ जी, जो अब बड़े कम देखने को मिलते हैं।
तो बुआ जी अब समय समाप्त हो रहा है ना? हाँ, समय समाप्त हो रहा है और इस गीत का श्रोता बताएंगे कि भाई ये किस गीत सुना था, कब सुना था, ये वो बताएंगे। बिल्कुल जी, तो अब लें कार्यक्रम से इजाजत। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। विविध भारती